हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल। आइए देखते हैं इसमें क्या है। एज पर सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, द अपील ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर laid down by the Code of Civil Procedure 1908। इसमें क्या दिया हुआ है कि जो पावर है अपील ट्रिब्यूनल की, इसके में इन्होंने ये दिया है कि ये बाउंड नहीं है, मतलब कि बंधे हुए नहीं है बाय द प्रोसीजर लेड बाय द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर। जो कि सिविल प्रोसीजर का कोड है 1908, ये उससे बंधे हुए बिल्कुल भी नहीं। इनका अपना खुद का सब कुछ है। शेल बी गाइडेड, हाँ वो गाइड जरूर है, बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस, जो कि प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं नेचुरल जस्टिस के, एंड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, या फिर अदर जो प्रोविजंस के तहत। The appellate tribunal shall have the powers to regulate its own procedure। जो appellate tribunal है, इनके पास पावर्स होती हैं कि ये अपना खुद का प्रोसीजर जो है रेगुलेट कर सकते हैं। जो appellate tribunal है वो for the purposes of discharging its function respects the same powers as vested in a civil court under the code of the civil procedure। इसमें ये कह रहे हैं कि जो appellate tribunal है, अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए उनके पास वही सेम पावर्स हैं जो कि सिविल कोर्ट में होती हैं अंडर द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर। तो इसलिए ये क्या कर सकते हैं, इन्होंने ये बताया है मेनली समन करना, किसी को बुलाना, इन्फोर्स करना उसकी अटेंडेंस को, एग्जामिन करना उसको उसको बोलना कि तू कसम खा, एग्जामिन करना, ऐसे करके तूने क्या किया ये वो, ठीक है ना, एग्जामिनिंग हिम ऑन ऑथ, और रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद क्या है, जो डिस्कवरी है या प्रोडक्शन है, जो भी उनको चाहिए, तो वो रिक्वायर करेंगे। अगर उनको कुछ डिस्कवरी या प्रोडक्शन, मतलब चाहे तो खोजने पड़े चाहे बनाने पड़े डॉक्यूमेंट्स, अगर वो चाहेंगे तो देने पड़ेंगे, कहीं से भी करो, चाहे ढूंढ कर दो चाहे बना कर दो। रिसीविंग एविडेंस ऑन द एफिडेविट्स, और क्या, अगर उनको एविडेंस चाहिए एफिडेविट्स पे, subject to the provisions of section 123 and 124 of the Indian Evidence Act 1872, re-questioning any public record or document or copy of such record or documents from any office। इसमें इन्होंने क्या दिया है कि प्रोविजंस 123 और 124 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत री-क्वेश्चनिंग एनी पब्लिक रिकॉर्ड, जो भी कोई पब्लिक रिकॉर्ड है उस पर ये री-क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट है, कोई कॉपी है उस रिकॉर्ड की, या कोई डॉक्यूमेंट है फ्रॉम एनी ऑफिस में, ठीक है, तो ये री-क्वेश्चनिंग कर सकते हैं उस पर। इशू कर सकते हैं कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस और द डॉक्यूमेंट्स। क्या कर सकते हैं, ये इशू कर सकते हैं कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस और द डॉक्यूमेंट्स। रिव्यू कर सकते हैं डिसीजंस को, डिसमिस कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन को, जैसा भी इनको लगेगा। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर ऑफ डिसमिसल ऑफ एनी रिप्रेजेंटेशन फॉर द डिफॉल्ट एंड एनी ऑर्डर पास्ड बाय इट एक्स पार्टी, अगर उनको लगेगा कि नहीं ये सही नहीं है तो उसको सेट असाइड भी कर सकते हैं वो, ठीक है, डिसमिस भी कर सकते हैं कोई भी रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, जो भी कोई ऑर्डर पास हुए हैं डिफॉल्ट बाय एक्स पार्टी, जो बाहर की पार्टी है, और जो भी कोई मैटर है जो कि प्रिस्क्राइब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट। द appellate tribunal shall transmit any order meted by a civil court having local jurisdiction, and such civil court such execute the order as if it were a decree made by that court। इसके बाद है कि जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो ट्रांसमिट कर सकता है उस ऑर्डर को जो कि उसने जो कि मेड बाय इट है, मेड बाय द अपीलेट ट्रिब्यूनल है, और टू किसको, ये सिविल कोर्ट को जिसकी की लोकल जुरिस्डिक्शन है। और सच सिविल कोर्ट क्या करेगी, वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा उसको, वो ऑर्डर विल एग्जीक्यूट द ऑर्डर एज इफ इट वर अ डिक्री, as if it were a decree made by that court। इसका क्या मतलब है, बेसिकली
ये हमको यही बताना चाहते हैं कि जो डिक्री मतलब एक्चुअल में ऑफिशियल ऑर्डर होता है, ठीक है ना। अब ये यही हमें बताना चाह रहे हैं कि जो एप्पलेट ट्रिब्यूनल है वो ऐसा कोई भी ऑर्डर पास कर सकता है टू सिविल कोर्ट को, वो ऑर्डर दे सकता है, मतलब इनकी पावर ऑफ कोर्स इनसे ऊपर है, जो कि ये सिविल कोर्ट को दे सकते हैं, जिनका कि लोकल जरिस्डिक्शन है, जो कि लोकल डिसीजन जजमेंट्स करते हैं। और सच सिविल कोर्ट शैल एग्जीक्यूट द ऑर्डर, और वो जो सिविल कोर्ट है फिर वो ऑर्डर करेगी एज इफ इट वर अ डिक्री, जैसे कि वो एक ऑफिशियल ऑर्डर की तरह उसको करेगी कि हमको ऑफिशियल आया है, मेड बाय दैट कोर्ट, ठीक है। तो इसमें मेनली हमने क्या किया, पावर करी। पावर में हमने क्या किया, किसी को बुला सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं एविडेंस, रिक्वेश्चनिंग कर सकते हैं ये, और डिसीजंस को रिव्यू कर सकते हैं, डिसमिस कर सकते हैं रिप्रेजेंटेशन, और डिसाइड कर सकते हैं, सेटिंग डिसाइड कर सकते हैं। और तो और ये सिविल कोर्ट को भी अपने ऑर्डर्स दे सकते हैं, उनको ये काम करना पड़ेगा। आगे है डिस्ट्रीब्यूशन distribution of business to the benches with the decision to be made by the to be by majority, जहाँ पर जो benches जो है constituted हैं, जो chairman हैं, क्या है, time to time by notification make provisions as to the distribution of the business of the appellate tribunal amongst the benches, and also provide for the matters which may be dealt with by each bench। इसमें क्या है कि जब आपके बेंचेस कॉन्स्टिट्यूट होते हैं तो जो चेयरमैन है टाइम टू टाइम क्या है, नोटिफिकेशंस के साथ प्रोविजंस कर सकता है कि उसने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है बिजनेस जो कि एपलेट ट्रिब्यूनल का है अमंग द बेंचेस, बिकॉज जो बेंचेस फॉर्म है उसमें विद एक बेंच एक एक चेयरमैन भी होता है, तो वो क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिजनेस को एपलेट ट्रिब्यूनल के अमंग द बेंचेस, और प्रोवाइड करेंगे उनको मैटर्स जो कि हर एक बेंच ने जिसमें डील करना है, तभी हुआ ना डिस्ट्रीब्यूशन। तो कि जितने बेंचेस हैं आपने अपना सारा काम उसी हिसाब से बेंचेस में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और जो ईच बेंच है वो डील करेगा फिर उसी हिसाब से। If the members of a bench constituting of two members differ in opinion on any point, they shall start the point or points on which they differ। इसमें क्या है कि अगर जो मेंबर्स हैं बेंच के कंस्टिट्यूट करते हैं दो मेंबर्स जिनकी की ओपिनियन आपस में नहीं मिलती है, आपस में डिफर कर रही है, तो वो एक रेफरेंस बनाएंगे टू द चेयरमैन, जो कि पहले तो उनके पॉइंट सुनेगा, ठीक है ना, कि हाँ दोनों का मत क्या है, दोनों क्या क्या बता रहे हैं, क्या उनका मतलब कि अलग अलग हैं, जो उनके व्यूज हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, रेफर करेगा केस को, और उन इसको सुन लेगा, जा तो वो खुद भी रेफर करेगा या फिर वो क्या करता है कई बार जो थर्ड एक और मेंबर्स जो होते हैं ना उनको इन्वॉल्व करके वहां से कर लेता है, और फिर जो डिसाइड होता है तब तो फिर ऑफकोर्स मेजोरिटी के हिसाब से ही होता है, ठीक है ना। इसके बाद है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव jurisdiction। No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceedings in respect of any matter which the director and adjudicating authority of the appellate tribunal is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any court action taken or to be taken in persons of any power conferred by or under this act। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो सिविल कोर्ट है इसके पास कोई jurisdiction नहीं होती, नॉट टू हैव jurisdiction, मतलब कि ये जो सिविल कोर्ट है ये कुछ आपको जजमेंट या डिसीजंस वगैरह इसमें इनके नहीं होंगे, ये नहीं कोई सूट कोई भी जो प्रोसीडिंग्स है उनको ये एंटरटेन करेगी, जो कि एडजुडिक इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर विच द डायरेक्टर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी और the appellate tribunal is empowered by or under this act to determine, and no injunction shall be granted by our court। और इसमें क्या है, ये कह रही हैं कि जो अपनी सिविल कोर्ट है वो उसके पास ये jurisdiction नहीं है, और जो डायरेक्टर है और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है और ये जो अपनी एपलेट ट्रिब्यूनल है ये इम्पावर्ड है, ठीक है ना। इम्पावर्ड है क्या करने के लिए, मतलब यहाँ पर इनके पास पावर है टू डिटरमाइन, ठीक है,
डिटरमाइन करना, और एंड नो इंजंक्शन, इंजंक्शन होती है कि वार्निंग, shall be granted by any court or other authority, कोई भी ये जो वार्निंग है ग्रांट नहीं होती कोई कोर्ट से या किसी अथॉरिटी से। डिसीशंस तो ये लेते ही नहीं है, जरिस्डिक्शन भी नहीं होती, तो साथ में इंजेक्शन भी नहीं है, कह रहे हैं कि कोई वार्निंग भी नहीं देते ये, कोई भी एक्शन जो कि टेकन है इस पावर में कन्फर्ड बाय दिस और अंडर दिस एक्ट। अपील टू हाई कोर्ट, इसमें अब क्या है, टाइम पीरियड फॉर अपीलिंग फॉर ऑफ फाइलिंग एंड अपील टू हाई कोर्ट। जो पर्सन एग्रीव्ड है, जो कि डिसीजन अपीलेट ट्रिब्यूनल का उसको नहीं आया राज, तो वो क्या करेगा, ऑफ कोर्स वो हाई कोर्ट के पास जाएगा। अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर तो हमने किया था, अभी दिखाती हूँ कि बीच में सब ये रहा हायरार्की हमारी। आप सोचोगे कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी वाले का अपील हमने इसकी अगेंस्ट जो अपील थी अपने ट्रिब्यूनल के पास करी, तो अपने ट्रिब्यूनल की अपील आप सोचोगे हम स्पेशल कोर्ट को क्यों नहीं कर रहे, हम हाई कोर्ट को क्यों कर रहे हैं। तो इसका मैं आपको आंसर देना चाहूँगी कि जो स्पेशल कोर्ट होती है वो स्पेशल काम के लिए, स्पेशल टास्क के लिए होती है, अदरवाइज हाई कोर्ट में ही जाना पड़ता है। तो इसमें यही है कि जो अपील होगी जो कि अगेंस्ट अपने ट्रिब्यूनल होगी वो हाई कोर्ट में देंगे विद इन 60 डेज, जब भी कम्युनिकेशन हुई है डिसीजन की, जहाँ जब भी कम्युनिकेशन हुई है डिसीजन की उसके 60 डेज में, और द ऑर्डर ऑफ द अपील ट्रिब्यूनल टू हिम ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर। अब वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है या क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंगली बाद में देखेंगे कि जो डिसीजन जो अपीलेट ट्रिब्यूनल पे है वो क्या है। लेकिन इन्होंने एक बार जो अपील है वो बताया है कि हम हाई कोर्ट में दी है, और सेकेंडली विद इन 60 डेज देनी होती है। एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड, द हाई कोर्ट में if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal within set period allowed to be filed further not exceeding 60 days। वही आ जाता है कॉन्फर्मेशन यहाँ पर भी कि अगर लगता है कि जो सेटिस्फाई हो जाते हैं कि कुछ सफिशिएंट कॉज था, तो वहाँ पर फर्दर 45 थे, पहले भी 45 थे, यहाँ पर पहले भी 60 है, तो फर्दर 60 डेज दिए गए हैं। इसके बाद क्या है, jurisdiction of the high court, when any court in when where any court is an aggrieved party। अब where any person is an aggrieved party, अब इन्होंने कहा है जहां पर पर्सन है aggrieved party, तो जो अपील है वो हाई कोर्ट में होगी विद इन द jurisdiction of the aggrieved party ordinary resides। उस जहाँ पर जो पार्टी है वो ऑर्डिनरी रहती है या फिर अपना काम करती है या फिर पर्सनली कुछ काम करती है गेन के लिए, उस एरिया में पर्टिकुलरली जो मतलब कि हाई कोर्ट फाइल होगी विद द jurisdiction ऑफ विच, उसके jurisdiction के उसमें जहाँ पर वो रिसाइड करता है या फिर बिजनेस करता है। उसके बाद है वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द एग्रीव्ड पार्टी, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्रीव्ड पार्टी है, तो जो अपील है वो फाइल होगी हाई कोर्ट में विद इन द jurisdiction of which the respondent, or in case where there are more than one respondent, any of the respondent ordinarily resides, जहाँ पर जो रिस्पोंडेंट्स हैं जो ऑर्डिनरी वो डिसाइड करते हैं, कैरी ऑन बिजनेस करते हैं या फिर पर्सनली वर्क फॉर गेन के लिए करते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। स्पेशल कोर्ट्स में अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।